हेलो। आज हम ये बात करते हैं कि हम मैक्रो कैसे प्रिपेयर करें डी स्कूल ISI और JNU के एग्जाम के लिए। दो बुक्स हैं, एक ब्लैंकर्ड है और एक डॉनबुश एंड फिशर है। आइडियल सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये दोनों बुक्स ही पढ़नी चाहिए, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें दोनों में पूरी नहीं है, तो वो मिश्रण करके ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दोनों ना भी पढ़ पाएं, सिर्फ एक बुक भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो भी हमको बहुत कुछ आ जाएगा समझ में उसका। अगर हम एक भी बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो भी हमारे को 90% से ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। और मुझे लगता भी है कि आप एक बुक भी कर लें तो भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये, मैक्रो के अंदर कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ही नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं, वैसे हैं ही ये, उसी के अंदर की ब्रांचेस हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, फिर आपका आता है ISLM मॉडल, ग्रोथ मॉडल्स, फिलिप्स कर्व एंड एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, एंड देन यू हैव योर ओपन इकोनॉमी। उसके बाद कुछ माइक्रो फाउंडेशंस के टॉपिक हैं जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। आपको एक स्टोरी बनानी है जब आप मैक्रो को पढ़ रहे हैं। जब आप कोई भी बुक पढ़ें, आप एक कहानी की तरह से पढ़िए उसको, एक स्टोरी की तरह से पढ़िए कि क्या हो रहा है जब मैं एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की ओर जा रहा हूं। ऑथर ने हमेशा अपने प्रीफेस में बताया होता है, अगर आप ध्यान दें, जो आप नहीं पढ़ते होंगे, अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने बताया हुआ है कि बुक को रीड कैसे करना है। वो आपको 2 या 3 तरीके बताते हैं पढ़ने के। आप अगर इन चैप्टर्स को एक साथ पढ़ लें तो आपको ये समझ में आएगा, आप उन चैप्टर्स को साथ में पढ़ लें तो आपको ये समझ में आएगा। सो बेसिकली हमको ये ऊपर से पता करना है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि हमारे को ये बता देगा जी GDP क्या है, कैसे एस्टिमेट करते हैं, क्या तरीके हैं GDP को एस्टिमेट करने के, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फिर हमारे को आगे बढ़ना है और उसको कनेक्ट करना है। जब हमने एक बार ये पता कर लिया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे एस्टिमेट होता है, जो GDP के बारे में मुझे कुछ पता है, वो कुछ इनिशियल चैप्टर्स में दोनों बुक्स में बताया होगा। फिर हम 2 रूट्स ले सकते हैं। या तो हम ये पता कर सकते हैं कि सीधे हम लॉन्ग रन में चले जाएं और ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बात करें और उसके बाद शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करें ISLM मॉडल में। लेकिन जनरली जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है, वो ISLM और फिलिप्स कर्व, रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में पहले बात करते हैं और उसके बाद ही ग्रोथ मॉडल्स में आते हैं। तो अगर हम यही रूट अपनाते हैं तो हम पहले शॉर्ट रन से बात करते करते लॉन्ग रन की ओर जाएंगे। हमें डिफाइन करें, कुछ चैप्टर्स हैं इन दोनों बुक्स में, मैं अभी बताता हूं आपको, दोनों बुक्स दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने IS और LM के बारे में बताया है। दोनों ही बुक्स बता रही हैं। कुछ हल्की चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एक बुक भी ढंग से करते हैं तो आपको समझ में आएगा। कहानी की तरह से पढ़िए और कहानी को एक लिपिबद्ध तरीके से समझिए, क्योंकि एक कुछ कहानी पिरोई जा रही है। GDP पता लगा, उसके बाद हमने ये पता करा कि ये GDP डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। फिर हमने ये पता करा कि क्लासिकल्स क्या कह रहे हैं कि डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व। केनेजियंस क्या कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ होगा, वो ISLM से आएगा। फिर क्लासिकल्स क्या कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे दिखाई देगा, केनेजियंस क्या कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे दिखाई देगा। फिर डिमांड और सप्लाई शॉक्स होंगे सिस्टम में, वो किस तरह से देखे जाएंगे। कोई भी फ्लक्चुएशंस होगी, अगर आप उसको ADAS से देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखें, फ्लक्चुएशंस को अगर आप ISLM मॉडल में देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखें। शॉर्ट रन की बात करते हुए फिर धीरे से मीडियम रन पे आना है। अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हुए एक मॉडल आएगा जो कि तुम्हारा, आई थिंक योर वेज मॉडल इज देयर, योर वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग मॉडल। वहां से भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व को लिखा जा सकता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व को भी अलग अलग एजम्पशंस में ड्रॉ करते हैं। तो एक तरीका ये है वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग मॉडल से एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ड्रॉ करना। और फिर आगे ही ब्लैंकर्ड ने उसको फिलिप्स कर्व के साथ लिंक करा है और भी आगे बातें करी हैं। फिर
जब हमने ये सारी बातें करी तो उसके बाद मीडियम ग्रोथ में, मीडियम टर्म में क्या होगा, अगर मनी ग्रोथ हो रही है तो उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पे क्या है, आउटपुट पे क्या है, ये सारी बातें, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क है, ये बातें, हाँ, क्या मनी न्यूट्रल है मीडियम टर्म में कि नहीं, ये बातें। फिर हमारे को लॉन्ग रन पे आना है। अच्छा, इसमें बीच में हमारे को कुछ रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बात करनी होगी। जैसे रैशनल एक्सपेक्टेशंस सच एज दो तीन तरह की एक्सपेक्टेशंस की थ्योरी हैं, स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों बुक्स ने बताई हैं। और उसके बाद आप लॉन्ग रन पे आ सकते हैं, जो कि आपके ग्रोथ मॉडल्स हैं। बेसिक जो बहुत ज़्यादा टाइम दोनों बुक्स ने दिया है वो सोलो ग्रोथ मॉडल पे दिया है, और शायद कुछ पेजेस हैरेड डॉमर के लिए होंगे और कुछ पैराग्राफ्स आई थिंक एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स के लिए होंगे। फिर ओपन इकोनॉमी पे आएगा। ओपन इकोनॉमी के लिए मेरा अपना ये मत है कि डॉन फिशर थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से लिखी गई है। आप चाहे तो आप ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर भी क्योंकि मैंने दोनों बुक्स पढ़ ली हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद डॉन बुश और फिशर, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ओपन से, वो डॉन बुश से थोड़े ज़्यादा रिलेटेड हैं। बट ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट ने कुछ गलत लिखा है या कम लिखा है या कुछ भी। फिर ओपन इकोनॉमी के मॉडल्स हैं। बेसिक मॉडल मंडेल फ्लेमिंग का मॉडल है, दोनों बुक्स ने मोरलेस डिस्कस करा ही है। और उसके बाद आप इसको आगे ले जाते हुए कुछ माइक्रो फाउंडेशंस के बारे में बात करेगी, जैसे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के चैप्टर्स हैं। कंजम्पशन में क्यूजनेट्स की क्या, कंजम्पशन पजल क्या है, फिर वो सॉल्व कैसे हुई है कंजम्पशन पजल, आगे रैंडम वॉक की थ्योरी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इन सब के बारे में बात है, राइट। अब मैं कुछ ये बताता हूँ, दोनों बुक्स आपको दिखाता हूँ और ये मैं बताता हूँ कि आप इनको कैसे पढ़ें और नोट्स कैसे बनाएं इसमें से। देखिए, ये दोनों बुक्स हैं मैक्रो की प्रिपरेशन के लिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है दोनों ही रीड करनी चाहिए। अगर नहीं हो टाइम तो आप एक भी पूरी रीड करिए अच्छी तरीके से। ब्लैंकेट and this is Don Bush and Fisher and starts. So I have 4th edition and whichever is the latest edition that is going to be fine. अब मैं कुछ बता दूं, जैसे अगर आप ब्लैंकेट मान लीजिए उठा रहे हैं, आप ब्लैंकेट उठाते हैं, आप मान लेते हैं कि हम चैप्टर 3 पर पढ़ रहे हैं। फिर से वही बातें जो हमने पहले भी कही थी, हमेशा सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हुए हेडिंग पढ़िए, उसकी सब हेडिंग्स पढ़िए कि क्या बोलना चाह रहा है चैप्टर। हाँ, देखिए कि कितना मटेरियल आपको कवर करना होगा इस चैप्टर में, कितने ग्राफ्स हैं, क्या किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने आंसर करे हुए हैं। एकदम से रीड करने मत लग जाए करिए। कहीं छोटी सी भी अगर इन्होंने किसी भी तरीके की डेरिवेशन दी है तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करनी होगी। अच्छा, ये ना यहाँ पे कहीं ना कहीं की टर्म्स देते हैं, हर एक कोई भी टेक्स्ट बुक हमेशा देगी, तो उसको ना पहले रीड कर लिया करिए कि क्या टर्म्स है, सो दैट जब आप रीड कर रहे होंगे चैप्टर को तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ओके, ये तो ऑथर ने पहले ही कह दिया था कि टर्म्स हैं, इनको भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए अपने नोट्स के अंदर। फिर जब आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। कहीं भी बोल्ड लेटर आपके नोट्स में जरूर होने चाहिए। ब्लैंकेट की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कई जगह अलग से एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, इट शुड बी देयर इन योर नोट्स। किसी भी इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए। डायग्राम बनाइए, डायग्राम के साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, किसी भी डायग्राम की। आप चाहे इस डायग्राम को ले लीजिए, मान लीजिए इस डायग्राम को ले लीजिए, हाँ, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, वो आप जरूर लिखेंगे। ऐसी किसी किसी चैप्टर के अंदर उन्होंने अपेंडिक्स भी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यही एक अपेंडिक्स है, वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग मॉडल में होना चाहिए आपके रजिस्टर के अंदर डेफिनेटली। फिलिप्स कर्व का एक अपेंडिक्स है जो कि डेफिनेट है
कोई चॉइस नहीं है आपके पास, चलो कर लेंगे, अपेंडिक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिकल पेपर है, ये होना चाहिए, इट शुड बी देयर इन योर नोट्स। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, कोई भी इक्वेशन होगी उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर होनी चाहिए, डायग्राम की अब ये कुछ अभी डायग्राम है, कोई सेंस बने तो बात है। अभी मैंने कह दिया डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है तो सभी का बनाए चले जा रहे हैं, आप रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि सेंस भी होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने समझाने भर के लिए कई सारी चीजें दी होंगी, हाँ, जैसे उन्होंने कोई बॉक्सेस बनाए हैं कहीं कहीं, तो देखिए आपके पेपर के लिए हैं, कोई फायदा है इस सबको, रीड कर लीजिए अपनी नॉलेज के लिए। नोट्स में लिखने का फायदा है कि नहीं है, ये आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, जो वर्ड बोल्ड में है ये आपको करना ही है, कोई चॉइस नहीं है इस पे। जो अपेंडिक्स में अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रूफ है वो आप जरूर करेंगे, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से पढ़ना है। अच्छा, दूसरा फिर हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि जी क्वेश्चंस कहां से करें, इन्होंने पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप कहेंगे जी इसके आंसर्स कहाँ हैं, जी गूगल पे हैं, आप उसको आराम से गूगल सर्च करिए, आपको डेफिनेटली ब्लैंकेट और डॉनबुश के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या वो सारे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है, कोई जरूरत भी है, बिकॉज मैक्रो का एटलीस्ट हमारे डी स्कूल ISI JNU में बहुत बड़ा पोर्शन थ्योरेटिकल भी आता है। बिल्कुल ही सेंसलेस क्वेश्चंस में मत चले जाइएगा, या अपना जजमेंट रखिए कि हमको करना भी है सारा कुछ कि नहीं करना है। दैट मच शुड बी योर जजमेंट ऑल्सो, कि ये ना हो कि घबरा जाएं। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है घबराने वाला, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते, सब कर सकते हो आप लोग अगर आप करना चाहते हो तो। फिर इन्होंने आगे सोलो ग्रोथ मॉडल वगैरह के बारे में बात करी हुई है। तो मेन बात बस यही है कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। फिर से वैसे एक मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता था। अगर हम डॉनबुश उठाएं तो उन्होंने साफ साफ चीजों में साफ साफ तरीके से कोर्स को बांटा हुआ है। जैसे लिख दिया जी चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग का है, एटलीस्ट हमारा एक टॉपिक कुछ प्रिपेयर होता है। फिर आप सीधे सीधे चैप्टर 9 पे आ सकते हो, ये आपको धीरे धीरे ISLM मॉडल की तरफ लेके जाएगा, चैप्टर 9, 10, 11। ठीक है, यहां तक करिए। जैसे ही आपने ISLM मॉडल तक कर लिया तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि केनेजियन से एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ हो रहा है। फिर आप एग्रीगेट सप्लाई के लिए चैप्टर 5, 6 और 5 और 6 कर सकते हैं। फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन वगैरह के लिए आपको 7 और 8 करने ही पड़ेंगे। जो सोलो ग्रोथ मॉडल है, सोलो ग्रोथ मॉडल के लिए चैप्टर 2 और 3 आपको देखना पड़ेगा। और बिहेवियरल फाउंडेशंस के लिए चैप्टर 13, 14, ये सब चीजें यू हैव टू डू। अच्छा, डिमांड फॉर मनी भी आपको ये LM के साथ ही करना चाहिए डेफिनेटली। कुछ चीजें तो आपको साथ में ही करनी पड़ेंगी, लेकिन ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सारा ही चैप्टर सारी ही बुक एक साथ करो, एक के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे के बाद तीसरा चैप्टर। ये जो चीजें हैं, जैसे आगे ये कुछ एडवांस टॉपिक्स आ गए हैं, ये आप खुद देखिए कि आपको ये करने हैं कि नहीं करने हैं। आने को कुछ भी आ सकता है, इट्स नॉट दैट they can't ask it from these topics, they can, but हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये हमको तभी पता चलेगा अगर हम उसके पास्ट ईयर्स देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे भी हैं कि नहीं पूछे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, डॉनबुश में चैप्टर 12 और 20 ये ओपन इकोनॉमी का चैप्टर है। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर डॉनबुश यूज कर रहे हैं तो आप इसको कैसे पढ़ें, मैं आपको एक बार इसके लिए भी बता देता हूं। इसमें चैप्टर 3, 4 और 5 बेसिकली ISLM मॉडल के लिए है ब्लैंकेट में। फिर लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड के इंटरसेक्शन से AS कर्व से ड्रॉ करते हुए इन्होंने वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग मॉडल चैप्टर 6 और 7 के अंदर
डिस्कस करा है और फिलिप्स कर्व को 8th और 9th में डिस्कस करा है, राइट। फिर सीधे सोलो ग्रोथ मॉडल पे आ गए हैं चैप्टर 10, 11 और 12 पे। ओपन इकोनॉमी मेरा अपना मत है, मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा अच्छा उसमें गिवन है, डॉनबुश में गिवन है, लेकिन आप दोनों ही रीड करिए अगर कर सकते हैं तो, बिकॉज किसी एक आधा साल में एक बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस ओपन इकोनॉमी का डॉनबुश के ऊपर बेस, ब्लैंकेट के ऊपर बेस भी आया हुआ है डी स्कूल के अंदर। हाँ, फिर आगे के फिर से कुछ जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं वो अब देखिए कि आपको वो रीड करने चाहिए कि नहीं। आने को कुछ भी आ सकता है। आइडियली यू शुड रीड द कंप्लीट बुक एक बार तो। हाँ, फिर से मैं समझा दूं, बोल्ड लेटर्स लिखने हैं, डायग्राम्स लिखने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और अपेंडिक्स में अगर कोई प्रूफ है इन दोनों बुक्स में से वो लिखना है, राइट। आपको पास्ट ईयर्स करने पड़ेंगे मैक्रो के, और बैक क्वेश्चंस वो देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर वो करने लायक हैं कि नहीं है। सॉल्यूशन सेट दोनों के अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर, राइट। तो हमने यही देखा कि मैक्रो के नोट्स हम किस तरह से बनाएं। बिल्कुल बना सकते हैं आप, एक बुक को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करिए। मेरे को ऐसा लगता है 2 बुक्स एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज ना होइएगा, पहले एक बुक कर लीजिए, टाइम रहे तो दूसरी भी कर लीजिएगा, नहीं रहे तो एटलीस्ट सॉल्व तो होगा। आप एक बुक करके एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस देखिएगा पास्ट ईयर्स के, आपसे हो जाएंगे सॉल्व। आप कोशिश करेंगे डेफिनेटली हो जाएंगे। बैक क्वेश्चंस देखिए किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पास्ट ईयर्स में पूछे हैं, फिर वो करने की चेष्टा करिए। पास्ट ईयर्स डेफिनेटली करने हैं, डी स्कूल, ISI, JNU के, डेफिनेटली उसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको वो करने ही होंगे। लेकिन आप सीधे क्वेश्चंस में नहीं जा सकते बेटा, आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पता ही होने चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है। आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ये तरीका सही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद उसको क्वेश्चंस पे लागू करिए, हो जाएगा, आप बिल्कुल कर पाओगे। और दूसरी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है ना, कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके का, तो एक छोटी सी हैबिट बनाइए कि मैं कहीं ये लिख लूं कि ये क्या कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, ये क्वेश्चन मुझे कॉन्सेप्ट क्या चेक कर रहा था। मैं बार बार आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है चीजें कि ये कॉन्सेप्ट क्या, ये क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट चेक कर। अगर मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट। लेकिन हो सकता है कई बार हमने जल्दबाजी में गलती कर दी होगी उसको लगाने की, उस कॉन्सेप्ट को ठीक से लगाने की, तो फिर हमको याद रहेगा, अच्छा ये मैंने जल्दी में गलत करा था, अदरवाइज आई नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, कहानी की तरह से पढ़िए और लिंक करते जाइए चीजों को एक से दूसरे को। आप रैंडमली फिलिप्स कप पढ़ेंगे, क्यों आ गया भैया ऐसे एकदम से बीच में फिलिप्स कप काहे को आ गया? हाँ, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। पहले एडीएस पढ़ा नहीं, सीधे फिलिप्स कप पढ़ने लगे, ऐसे कुछ नहीं तरीका है। एक कहानी होगी, वही कहानी डेवलप होगी। बुक्स जब लिखी गई हैं तो वे कहानी को डेवलप कर रही हैं। एक और बात, ये बुक्स हमारी एंट्रेंस के लिए नहीं लिखी गई हैं, लेकिन हमको इनको यूज करना है अपने एंट्रेंस के लिए। अपनी बुक अपने आप से लिखिए, आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए, थैंक यू बेटा।